हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को फॉर सेल बायोलॉजी। हम पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले बताएं आप सब कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है और क्या मेरी आवाज और स्क्रीन सब सही है जी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अमृता, विष्णुप्रिया, अन्वेषा, तमुली, गुंजन, सुचित्रा, कोमल, मोहन, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? बताएं एक बार, क्या मेरी आवाज और स्क्रीन सब सही है जी? गुड इवनिंग। ओके ओके, गुड इवनिंग नम्रता। ओके चलो ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट आ जाए फिर क्लास को शुरू करेंगे। तब तक बताओ क्या रूटीन चल रहा है क्लासेस का? सही पढ़ रहे हो? शॉर्ट नोट्स वगैरह सब बन रहे हैं ना टाइम से? बोलो। ओके, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो सारे? शॉर्ट नोट्स बनाते रहना साथ साथ। अगर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे तो रिवाइज करना आसान हो जाएगा और आप रिवाइज करेंगे भी। मैम अच्छा है पर बर्डन ज्यादा हो गया है, लग रहा है। तुम्हें गलत लग रहा है, कोई बर्डन नहीं है। गुड इवनिंग सलोनी। सेल सिग्नलिंग के नोट्स नहीं बन पा रहे हैं। हम्म, तो फिर एक काम करो, सेल सिग्नलिंग को रोज रिवाइज तो कर सकते हो ना पीडीएफ के साथ। ठीक है, अगर 2 क्लासेस तुम अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, क्लासेस भी देख रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो जो थर्ड क्लास है वो कोई भी हो सकती है तीनों में से, उस थर्ड क्लास का क्लास लेते रहो, थर्ड यूनिट का क्लास लेते रहो और उसकी पीडीएफ रोज टाइमली रिवाइज करते रहो। इतना भी करते रहोगे तो थोड़ी चीजें आसान रहेंगी। हाँ इतना भी चलो ठीक है। गुड इवनिंग किरण, प्रतिज्ञा, गुड इवनिंग। पीडीएफ रीड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, चलो इतना भी ठीक है। 2 यूनिट अगर ठीक चल रही है बिल्कुल थर्ड के साथ, आप ऐसा कर सकते हैं। गुड इवनिंग मुस्कान। ठीक है, बस मेक श्योर ये करना कि ऐसा ना हो कि क्लास देखने के बाद आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर तो ये मानो कि अगर क्लास देखने के बाद आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्लास देखने का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना कि क्लास देखना देखना ही काम नहीं है। ऐसा नहीं कि बस क्लास देखा काम खत्म। क्लास देखने के साथ साथ पीडीएफ रीड करके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इन केस शॉर्ट नोट्स नहीं बन रहे हैं तो आप उसे तुरंत टाइमली रिवाइज करते रहेंगे। मैम पीडीएफ बहुत लेट डाउनलोड होता है फोन में। पीडीएफ लेट डाउनलोड कितना टाइम लग जाता है मुस्कान? नींद आ जाती है? कोमल मैं समझ सकती हूँ, लेकिन थोड़ा तो रूटीन बनाना पड़ेगा ना। थोड़ा रूटीन बनाओ, चीजों को थोड़ा मैनेज करो, हो जाएगा। गुड इवनिंग जानवी। बायोकेम सेल बायो के नोट्स ठीक कर ले रहे हैं ठीक से। चलो कोई नहीं, थर्ड यूनिट को क्लास देखो और उसका पीडीएफ रीड करते रहो, बस इतना तो कर सकते हो। 8 क्लास हो गई हैं और अब तक ओनली 5 पीडीएफ आई हैं। किसकी बात कर रही हूँ मुस्कान? सेल सिग्नलिंग की कौन सी इसकी बात कर रही हो तुम? मुझे नहीं समझ आया। पीडीएफ तुम्हारे साथ साथ हैं, थोड़ा चेक करो। पीडीएफ सारी हैं
और हर क्लास की सारी पीडीएफ है, एक बार फिर से चेक करो। गुड इवनिंग भारती। हाँ, एक बार चेक करना मुस्कान, सारी पीडीएफ है सारी क्लासेस के साथ। हाँ, थोड़ा ऐसा है कि डिले हो सकता है, लेकिन उस दिन की क्लास उसी दिन और पीडीएफ दोनों शेयर कर दी जाती हैं आपके साथ, तो एक बार चेक करना है ना। सारी क्लासेस की पीडीएफ अभी फोन में डाउनलोड नहीं हुई है। गुड इवनिंग प्रियंका। अच्छा, तुम ये कह रहे हो तुम्हारे फोन में डाउनलोड नहीं हुई, ठीक है, वो तुम कर लेना डाउनलोड, मतलब एप्लीकेशन पर सारी पीडीएफ है, तुम डाउनलोड कर लेना। नम्रता ने कुछ कमेंट किया है, मैंने नहीं देखा, एक मिनट। मैं तीनों क्लास के नोट्स निकालते हुए एक दो क्लास पीछे चल रही हूँ, तो क्या करूँ, सब कवर करूँ या एक के नोट्स ना निकालूं? नोट्स निकालने से मतलब तुम प्रिंट आउट निकलवा रही हो या शॉर्ट नोट्स की बात कर रही हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मुस्कान, कोई नहीं, धीरे धीरे तुम अपनी पीडीएफ डाउनलोड करती रहो और शॉर्ट नोट्स बनाती रहो। ओके जानवी। ओके ओके, चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं गाइड कर देती हूँ, मुझे बस एक मिनट दे, थोड़ा सा मैं तुम्हें गाइड कर देती हूँ। जो 3 क्लास चल रही है उनको मैनेज कैसे करना है। जो आप लोगों की 3 क्लास चल रही है उनको कैसे मैनेज करना है, एक बार में बता देती हूँ। देखो, आपकी 3 क्लास चल रही है, एक है जो 8 बजे चलती है, एक जो आपकी 11 बजे चल रही है, और एक है जो आपकी 6 बजे चलती है ना। 2 घंटे यहाँ जाते हैं आप लोगों के, 2 घंटे यहाँ जाते हैं, और 2 घंटे यहाँ, मतलब क्लास देखने देखने में आपके 6 घंटे जा रहे हैं। ये तो आपका फ्रंट काम है, जो मतलब आप क्लास देख रहे हैं। बैक एंड पर अगर मैं मान के चलूं तो पीडीएफ रीड करना और शॉर्ट नोट्स बनाने में लगभग कितना टाइम लगता है, बता सकते हो? एक पीडीएफ को पूरा रीड करके शॉर्ट नोट्स बनाने में कितना समय लगता है आप लोगों का? हाँ, मैं वही बता रही हूँ नम्रता। 2 घंटे लग जाते हैं पीडीएफ रीड करने में, और शॉर्ट नोट्स बनाने में आप लोगों को 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, ठीक है, चलो, मतलब 2 घंटे आप यहाँ दे रहे हैं, 2 घंटे यहाँ जाएंगे, इस हिसाब से 2 घंटे यहाँ जाएंगे, 6 6 12, मतलब 12 घंटे का काम है आपका, है ना। 1 घंटे से ऊपर मान लिया है, तो हमने ना 2 घंटे मान लिया, 2 घंटे तो हो गए ना। चलो ठीक है, मैंने मैक्सिमम 2 घंटे ले लिए हैं पूरा पीडीएफ रिवाइज करने से शॉर्ट नोट्स बनाने तक, ठीक है। तो देखो, एक काम करो, क्लासेस तो आपको लेनी ही है। जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल ही नए बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अपनी मास्टर्स में या फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, वो तो एक काम कर सकते हैं, 2 यूनिट पूरी साथ साथ लेके चल सकते हो। 2 यूनिट आप पूरा साथ लेके चल सकते हो, जिसमें कि आपको क्लास देखनी है, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। और जो थर्ड क्लास है उसका केवल आप क्लास देख सकते हो, थर्ड यूनिट का केवल क्लास देखते रहिए, है ना। इतना अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1-2 बार तैयारी कर चुके हैं, मेरा ये मानना है कि अगर आपने 1-2 बार तैयारी कर ली है तो आप तीनों भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर तीनों मैनेज नहीं हो रही हैं, तो एक काम करो,
ये पूरी क्लास देखनी है, मैं तीनों में से किसी भी एक दो की बात कर रही हूँ, चाहे ये दोनों हो सकती है, चाहे ये दोनों, कोई भी, कोई 2 यूनिट आप अच्छे से क्लास पूरी करो, उसको रिवाइज करो, और मतलब कि उसको रीड करो और शॉर्ट नोट्स बनाओ। सेम ऐसे इस यूनिट के लिए भी कर लो। तो यानी 2 यूनिट अपनी पूरी अप टू डेट रखो हर तरीके से, क्लास देखने से लेकर के शॉर्ट नोट्स बनाने तक, ठीक है। और जो थर्ड क्लास रह गई है उसका केवल क्लास देख लो, मतलब 2 घंटे का क्लास रहेगा। और पीडीएफ रीड करने में अगर केवल आपको पीडीएफ रीड करना हो तो मेरे हिसाब से केवल 30 मिनट लगती होंगी, है ना, 30 मिनट लगती होंगी। और अगर कोई आसान सा कॉन्सेप्ट है, जैसे फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है याद करने की, उसे बस गो थ्रू करने पढ़ना है आपको, तो 30 मिनट आप इसको रिवाइज करने के लिए दे सकते हैं। बस इतना कर लो, यहाँ 2 घंटे कट कर दो। देखो इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आपने टारगेट किया है, आपने अगर टारगेट किया है कि आपको यही एग्जाम देना है, पूरा सीरियस अटेम्प्ट है, इतना टाइम तो निकालना ही पड़ेगा कि 2-2 घंटे की 2 क्लास लो, 2-2 घंटे लगा करके शॉर्ट नोट्स तैयार करो, ठीक है। और जो थर्ड क्लास है, बस वो क्लास देख करके आधे घंटे में उसको रिवाइज कर लो, वो आधा घंटा आप कभी भी निकाल सकते हो, क्लास के तुरंत बाद निकाल लो या सोने से पहले निकाल लो, कि सुबह 8 से 10 वाली क्लास देखी और सोने से पहले आधा घंटा उसको एक बार गो थ्रू कर लिया, या फिर 6 वाली क्लास देखी और रात को सोने से पहले आधा घंटा उसको रिवाइज कर लिया, ऐसे तो हो सकता है, ठीक है। और कोई अगर तीनों कर ले जा रहा है तो वो तो सबसे अच्छी बात है, अगर आप तीनों मैनेज कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात है। हम्म, हाँ ये मैंने भी नोटिस किया है कि गोल्डी मैम जो है चीजें रिवाइज करा रही हैं आपको, तो आप उनके साथ साथ भी शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो, मतलब वो जो पाथवे आपको बाद में रिवाइज कराती हैं खुद से लिख करके, वो आप खुद भी साथ साथ लिख सकते हो। हम्म, तो अगर गोल्डी मैम इतने एफर्ट्स कर रही हैं तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अगर गोल्डी मैम एक पाथवे को 2 से 3 बार आपको रिवाइज करा रही है, तो 2 से 3 बार में एक बार में समझ लो, दूसरी बार में मैम लिख रही हैं, आप भी साथ साथ लिखते रहो, थोड़ा आसान हो जाएगा फिर। हाँ तो बस ठीक है, ऐसे ही कर लीजिए। जो गोल्डी मैम वाली क्लास है वो आप क्लास देख करके साथ में भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या फिर अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो आधा घंटा रिवाइज कर सकते हो। बायोकेम सेल बायो में थोड़ा ज्यादा है आपका लिखने का, तो उसको टाइम मैनेज करके आप उसके शॉर्ट नोट्स अलग से बनाएं, है ना। चलो ठीक है, तो फिर ये तो अच्छा ही है कि अगर मैम के शॉर्ट नोट साथ बन जा रहे हैं तो। ओके एवरीवन, चलिए जी ठीक है। तो थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, चीजें थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेंगी तभी होंगी, अदरवाइज वाकई काम बहुत ज्यादा रहता है तुम्हें भी, और मैं अगर मेरे एग्जाम्पल लूं तो मुझे भी, लेकिन चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, मैनेज हो जाती है। बस आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि मेरे लिए जरूरी क्या है, वरना काम दुनिया भर के काम है, इतने काम है कि कभी खत्म ही नहीं होंगे। बट हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, वही 24 घंटे होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे लिए जरूरी क्या है, और उसको सबसे पहले करो। बाकी काम होते हैं हो जाएंगे, नहीं होते हैं नहीं होंगे, कोई जरूरी भी नहीं है। तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि क्या आपके लिए जरूरी है, और फिर वो काम पहले करो। डन। हम्म, ओके एवरीवन, चलिए थोड़ा बहुत मैंने गाइड कर दिया है, बाकी आप लोग समझदार हैं, थोड़ा अपने हिसाब से भी चीजें मैनेज करोगे। हाँ तो बस देखो, आपको खुद पता है कि आपके लिए क्या जरूरी है, उस हिसाब से ही आप अपने काम को सेट कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो फिर एक बार रिवाइज कर ले, एक बार कल का रिवाइज कर ले, कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारा आज का रिवीजन बॉक्स। सो हमने कल खासकर तो पंप ही पढ़े थे, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे थे। मैं रिवाइज करा रही हूँ गाइस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने कल पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
तो देखो इसमें क्या होगा, दो तरीके से हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ पंप एंड विद द हेल्प ऑफ कैरियर, with the help of pump, with the help of carrier. हाँ, so with the help of pump, with the help of carrier. Carrier secondary active transport करते हैं, secondary active transport करते हैं, जबकि हमारे पंप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमने 4 टाइप के पढ़े हैं, पी टाइप वाला, फिर F0, F1, फिर वी टाइप पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे ABC टाइप, यहां भी हमें पढ़ने, वो भी आज पढ़ेंगे। तो पी टाइप में क्या खास बात रही, जरा पी टाइप को रिवाइज करते हैं। पी टाइप में हमने कहा था कि जो एस्पार्टेट रेजिड्यू है वहां फोस्फोराइलेशन जरूरी है, फोस्फोराइलेशन ऑफ एस्पार्टेट रेजिड्यू, ये इसीलिए हम इसको पी टाइप कह रहे हैं। और क्या होता है इसके पास, 2 अल्फा सब यूनिट होती हैं, 2 बीटा होती हैं और 2 होती हैं गामा। अल्फा तो सबके पास होगी, बीटा कुछ के पास होगी और गामा और भी बहुत कम के पास होती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर रहती है। जो अपना अल्फा सब यूनिट है ये कैटालिटिक सब यूनिट है, ये कैटालिटिक सब यूनिट है जिसके पास 4 डोमेन होते हैं, एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, एक है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो कि 10 टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में है। क्या करेगा, आयन बाइंडिंग साइट बनाता है। फिर दूसरा डोमेन क्या था, बाकी सारे डोमेन कौन से हैं, साइटोप्लाज्मिक, बाकी सारे साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, बाकी सारे हैं साइटोप्लाज्मिक डोमेन, जिसमें एक था हमारा पी डोमेन जिस पर फोस्फोराइलेशन होता है, एक था हमारा एन डोमेन जिस पर जो बिहेव करता है एज अ एटीपीएज, और एक था ए डोमेन जो डीफोस्फोराइलेशन में मदद करता है ताकि कन्फर्मेशन चेंज हो सके, है ना। और ये सारे साइटोप्लाज्म के साइड हैं और अल्फा पर ही है। बीटा इसको सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और गामा जो है इसको मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेटर है। ठीक है, ये पढ़ा था। एग्जाम्पल कौन कौन से थे, याद है क्या, एग्जाम्पल कौन कौन से थे, एक था हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, एक था हमारा कैल्शियम पंप, एक था हमारा H पॉजिटिव पोटेशियम पंप। ये 3 एग्जाम्पल हमने कल डायग्राम के साथ देखे थे, है ना, बिल्कुल सही। SERCA, सरका मतलब SER पर जो कैल्शियम पंप लगा है, तो ये है हमारा पी टाइप। अच्छा, F0 F1 पढ़ लेते हैं एक बार। F0 F1 में क्या था, F0 F1 का दूसरा नाम एटीपी सिंथेज भी था, एटीपी सिंथेज था। इसमें क्या था कि एक पार्ट मेम्ब्रेन में एम्बेड होता है और दूसरा पार्ट मैट्रिक्स में रहता है। कहां कहां मिलेगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में देखा गया है। ठीक है, यहां पर एक सी की रिंग बनी हुई है, सी सब यूनिट की रिंग बनी होती है,
यहाँ पर ए होता है और यहाँ जो कनेक्टेड है उससे वो होते हैं बी, ए बी सी। और यहाँ क्या रहता है, यहाँ अल्फा 3 एंड बीटा 3 होते हैं। ये वाला पार्ट गामा होता है, यहाँ एप्सिलॉन होता है, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ रहता है डेल्टा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एफ नोट F1 पार्टिकल। ये वाला पार्ट यहां से जो अपने प्रोटॉन है उन्हें पास कराता है, प्रोटॉन को पास कराता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही प्रोटॉन यहां से पास होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक होता है, तो जो सी सब यूनिट है वो रोटेट करती है। जैसे ही सी रोटेट करता है फिर गामा रोटेट करता है, और जैसे ही गामा रोटेट करता है अल्फा बीटा में जो बीटा वाला पार्ट है उनकी कन्फर्मेशन में चेंज होता है, और उसी कन्फर्मेशन चेंज से ये जो बीटा वाला पार्ट है ये एडीपी में पीआई ऐड कर देता है और बन जाता है एटीपी। तो ना ही तो ये एटीपी यूज करता है बल्कि एटीपी बनाता है, और ना ही ये आयन को लोअर से हायर भेज रहा है बल्कि हायर से लोअर भेजता है। यानी जो एफ नोट है ये एक्ट करता है एज अ प्रोटॉन चैनल, ना कि पंप, क्योंकि ये हायर से लोअर भेज रहा है। डन। तो ये एफ नोट F1 आपका पार्टिकल था। इसके बाद अगर बात करें वी टाइप की, जरा मैं ए बी को हटा देती हूँ, यहां पर मैं वी ही बता देती हूँ। वी टाइप कहाँ था? वी टाइप होता है हमारे वैक्यूल के अंदर, एंडोजोम के अंदर, एज वेल एज जो लाइसोजोम है उनके अंदर होता है। इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर रहती है। वो मेम्ब्रेन में एम्बेड होगा जिसको हमने वी नोट कहा था, और साइटोप्लाज्म के साइड जो रहता है उसे हमने V1 कहा था, उसे हमने कहा था V1। और ये प्रोटॉन को मूव कराता है, प्रोटॉन को मूव कराता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। ओके एवरीवन, डन। गुड इवनिंग निमिषा। हाँ जी, समझ गए हो ना? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की साइड मूव करेगा, ये पक्का पंप है बिल्कुल। डन। स्ट्रक्चर इसकी लगभग सिमिलर थी इसकी जैसी, थोड़े बहुत चेंज के साथ में थी। ये वाले पार्ट हमने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से कहे थे, और ये कैपिटल ए, कैपिटल बी से लेकर एच तक होते हैं। मतलब ए से लेकर ये एच तक होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके एवरीवन, तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम शुरू कर रहे हैं ए बी ए ट्रांसपोर्टर। तो आज ए बी सी ट्रांसपोर्टर पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे कैरियर, और आज हमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। आज हमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। तो सारे एक बार हम सब करेंगे। क्या तैयार हो? रिवीजन हो गया है? क्या नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप सब तैयार हैं? बताएं जल्दी से, सारे थम सब कर देंगे। ओके, चलिए ठीक है फिर। ठीक है जी, तो बात कर रहे हैं ए बी सी ट्रांसपोर्टर। तो ए बी सी ट्रांसपोर्टर में देखेंगे एक बार, एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स। नाम क्या है? ए बी सी। ए स्टैंड फॉर एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर से। स्ट्रक्चर थोड़ी सी हटकर है, देखते हैं कैसे। A large super family of active transporters powered by ATP hydrolysis। मतलब एबीसी ट्रांसपोर्टर की बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के और अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर के अंदर, जो एटीपी को हाइड्रोलिसिस करके ही अपना काम करते हैं। कैन फंक्शन एज इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स। मतलब इंपोर्टर की तरह भी काम करेंगे। इंपोर्टर की तरह काम कहाँ करते हैं? प्रोकैरियोट में, यानी चीजों को इंपोर्ट करने के लिए। और जो यूकैरियोट है इनमें काम करते हैं एज अ एक्सपोर्ट, यानी सेल है, सेल के अंदर चीजें लेकर आ रहे हैं तो इंपोर्ट।
और बाहर लेके जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट। सो यूकैरियोट में ये ट्रांसपोर्टर्स बिहेव करते हैं एज अ एक्सपोर्ट, यानी लगभग चीजों को सेल से बाहर निकालेंगे, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर बिहेव करते हैं एज अ इंपोर्टर, यानी चीजों को अंदर लेके आएंगे। ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, आयंस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, शुगर को कर सकते हैं, अमीनो एसिड को, लिपिड्स को, ड्रग्स को, पेप्टाइड्स को, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, हर एक डोमेन ऑफ लाइफ में मिलते हैं। पढ़ाया था ना मैंने आपको, 3 डोमेन है, 3 डोमेन थे हमारा, यूकैरिया और क्या था, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। 3 डोमेन होते हैं, तीनों डोमेन में ये ट्रांसपोर्टर्स देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर की। 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेड होगा, एक होगा न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन जिससे न्यूक्लियोटाइड यानी एटीपी बाइंड करेगा। और ये 4 होते हैं, यानी 2 तो होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन एंड 2 होते हैं न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है इसका काम क्या है, ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट बनाता है जिससे सबस्ट्रेट मूव करेगा, तो फॉर्म द सबस्ट्रेट बाइंडिंग चैनल। और जबकि न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन क्या है, जो बाइंड करता है साथ साथ एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है ताकि एनर्जी मिल सके। तो देखो इस डायग्राम में, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये देखिए, ये तो है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ये है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जहां से आयंस या कोई भी सबस्ट्रेट मूव करेगा। और ये है अपने न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन जिससे एटीपी बाइंड होती है और ये एटीपीएस की तरह बिहेव करता है, यानी एटीपी को तोड़ करके एडीपी प्लस पीआई बनाता है। तो ये है अपने एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। ये मैंने आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखा दी है, लगभग सारे ऐसे ही होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मेजर रोल क्या है, एबीसी जो ट्रांसपोर्टर है वो कहां कहां रोल प्ले करते हैं। देखिए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जिसका एग्जांपल है एमडीआरआई पी ग्लाइकोप्रोटीन इन कैंसर सेल पंप आउट द ड्रग्स। हमारे जो कैंसर सेल होते हैं ना वो इतने खतरनाक हैं, अपने आप को हर तरीके से डिफेंस करते हैं, हर तरीके से। तो मानो अगर कोई ड्रग चला गया है जो कि कैंसर सेल को हार्म कर सकता है, तो कैंसर सेल के पास ये ट्रांसपोर्टर होते हैं जो उस ड्रग्स को फटाफट फटाफट बाहर निकाल देते हैं। मैंने कहा ना कि यूकैरियोट के अंदर जो ये एबीसी ट्रांसपोर्टर है ये लगभग एक्सपोर्टर है, यानी सेल से चीजों को बाहर निकाल रहे हैं। तो जैसे ही कैंसर सेल के अंदर कोई ड्रग चला गया उसको खत्म करने के लिए, तो उसमें जो एबीसी ट्रांसपोर्टर लगे हैं वो उस ड्रग को फटाफट बाहर फेंक देते हैं। तो उन्हें बोलेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो चैनल जो ट्रांसपोर्टर है MDRI1, जो कि पी ग्लाइकोप्रोटीन भी है इन कैंसर सेल जो ड्रग्स को पंप आउट कर देते हैं, जो ड्रग्स को पंप आउट कर देते हैं। फिर है कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट ABCA1 इन्वॉल्व इन हाई डेंसिटी लिपिड जो HDL है उसके फॉर्मेशन में ये मदद करता है। मतलब जो अपने पास एक होता है ना LDL होता है लो डेंसिटी लिपिड, एक HDL होता है हाई डेंसिटी लिपिड, तो उसको बनाने के लिए जितनी भी चीजें चाहिएंगी वो सारा ट्रांसपोर्टर प्रोवाइड करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसके बाद आयरन अपटेक, बैक्टीरिया के अंदर आयरन का अपटेक करना। देखो अगेन अपटेक यानी अंदर लेना, तो बैक्टीरिया में ये ट्रांसपोर्टर बिहेव करते हैं एज अ इंपोर्टर। तो बैक्टीरिया में आयरन को अपटेक करने के लिए इसी ट्रांसपोर्टर का यूज किया जाता है। एबीसी इंपोर्टर्स फॉर साइड्रोफोर्स, साइड्रोफोर्स का मतलब है कि आयरन जिस फॉर्म में अंदर आता है उसको साइड्रोफोर्स कहा जाता है, तो वहां पर आएगा। फिर है आपके एंटीजन प्रेजेंटेशन, टैप 1 एंड टैप 2 ट्रांसपोर्ट द पेप्टाइड्स इनटू ER फॉर MHC1। अभी आप पढ़ेंगे आगे इम्यूनिटी में MHC1
MHC2 होते हैं जो कि अपने सरफेस पर एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं ताकि वो जो टी सेल हैं उनको प्रोलिफरेट करवा सके। तो वहां पर भी जो ट्रांसपोर्टर होते हैं यही मदद करते हैं, ट्रांसपोर्ट पेप्टाइड इनटू ER फॉर द MHC1। फिर है सिस्टिक फाइब्रोसिस। CFTR एक ABC फैमिली का ट्रांसपोर्टर है, इज अ क्लोराइड चैनल नॉट अ पंप। ये थोड़ा स्पेशल केस है, मैं आपको आगे बताऊंगी सिस्टिक फाइब्रोसिस का, जिसमें कि एक तरीके से ये जो ABC ट्रांसपोर्टर है ये पंप की तरह नहीं बल्कि बिहेव कर रहा होता है एज अ चैनल। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको जहां जहां ये ट्रांसपोर्टर अपना काम करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक है जी। हाँ, अभी एक बार देख लेते हैं इनका मैकेनिज्म कि काम कैसे करते हैं, काम किस तरीके से करेंगे। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है, बस आपको समझना है कि ये हम प्रोकैरियोट के अंदर बात कर रहे हैं या यूकैरियोट की, क्योंकि फर्क है ना, प्रोकैरियोट में ये बिहेव करते हैं एज अ इंपोर्टर और यूकैरियोट में बिहेव करते हैं एज अ एक्सपोर्टर। तो देखो इसमें अब बैक्टीरियल ABC ट्रांसपोर्टर मतलब बैक्टीरिया के अंदर कैसे काम करेंगे, ये देखिए बैक्टीरिया में चीजों को अंदर लेके आएंगे। तो डायग्राम देखोगे, ये है अपना बैक्टीरिया का ट्रांसपोर्टर ABC वाला। इसमें ये देखिए ये तो है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और ये है आपका न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। तो ये ATPase डोमेन भी है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से बाइंड कर रहे हैं, मतलब ATP से बाइंड भी करेंगे, उसको ब्रेक भी करेंगे, तो क्या हो गए ATPase डोमेन हो गया है। तो फिलहाल ये बिल्कुल बंद है, ये बंद है। तो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो दो ATP है, दो ATP आकर एक इससे बाइंड करेगी, एक इससे बाइंड करेगी। जैसे ही बाइंडिंग हो जाती है तुरंत इसका जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाता है। अब अगेन ध्यान देना, ATP का हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ है, ATP बस बाइंड की है। जैसे ही ATP का बाइंडिंग हुआ, जैसे ही ATP का बाइंडिंग हुआ कन्फर्मेशन में चेंज हो गया, बाहर से कोई भी सोल्यूट जिसको ये ट्रांसपोर्ट करता है वो यहां बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे फिर से कन्फर्मेशन चेंज करनी है ताकि वो अंदर रिलीज हो जाए, तब जाकर ATP को हाइड्रोलाइज किया जाएगा, तब जाकर ATP को किया जाएगा हाइड्रोलाइज। ठीक है, और कन्फर्मेशन फिर से इनिशियल वाली आ जाएगी, चीजें यहां से रिलीज हो जाएंगी। रिलीज हो गई तो मतलब यहां पर चीजें अंदर आ गई है, सो बिहेव करेगा एज अ इंपोर्टर। अब आगे देखो, नेक्स्ट है इन यूकैरियोट में कैसे काम करेगा। यूकैरियोट में चीजों को अंदर से बाहर लेके जाता है, ऑलरेडी ये इस कन्फर्मेशन में है, तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग ऑलरेडी हो गई है क्योंकि ये अंदर की साइड ओपन है, तो यहां सबस्ट्रेट का बाइंडिंग हो गया है। जैसे ही ATP बाइंड करेगी कन्फर्मेशन में चेंज होगा और सबस्ट्रेट रिलीज हो जाएगा। फिर से उसको यहीं पर लाने के लिए ATP का हाइड्रोलिसिस होगा, ये फिर से इसी कन्फर्मेशन में आ जाएगा। बस इतना फर्क है, बस इतना ही फर्क है दोनों में। ATP के बाइंडिंग से कन्फर्मेशन में चेंज होता है और ATP के हाइड्रोलिसिस से भी कन्फर्मेशन में चेंज होता है। बस फर्क इतना आया है कि यहाँ ये बिहेव कर रहा है एज अ एक्सपोर्टर, यानी अंदर से चीजों को बाहर लेके जा रहा है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर चीजें बाहर से अंदर आ रही है, बाहर से आ रही है अंदर। तो यहाँ बिहेव कर रहा है एज अ इंपोर्टर, यहाँ बिहेव कर रहा है एज अ एक्सपोर्टर। चीजों को मैं एक बार पढ़ देती हूँ, कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछ लेना। देखिए सबसे पहले सबस्ट्रेट का बाइंडिंग होता है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन से, अगर वो इनसाइड जाए चाहे फिर आउटसाइड जाए। फिर ATP का बाइंडिंग होता है डाइमराइजेशन हो जाता है, मतलब जैसे ATP बाइंड करती है वो डाइमर बन जाते हैं, मतलब कन्फर्मेशन में चेंज होकर वो साथ में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहां भी ATP का बाइंडिंग हुआ डाइमराइजेशन, यहां भी ATP का बाइंडिंग हुआ डाइमराइजेशन। उसके बाद फिर कन्फर्मेशनल चेंज होगा, सबस्ट्रेट ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा आइदर आउटसाइड आइदर इनसाइड। फिर ATP का हाइड्रोलिसिस होगा, जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है वो डिसोशिएट हो जाएंगे
और फिर से चीजें रिसेट हो जाएंगी। डन एवरीवन? कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, बोलिए। डन एवरीवन? डन, कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके, चलिए ठीक है, गुड। अब मैं आपको थोड़ा स्पेशल केस जो है CFTR का, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसपोर्टर का एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। थोड़ा सा एक्सेप्शन में आता है ये। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। देखो इसमें क्या है, ये यूनिक केस है CFTR. CFTR is atypical. It belong to ABC transporter family but function as an ion channel. Mutation in CFTR cause cystic fibrosis. देखिए CFTR जो ट्रांसपोर्टर है, हमने उसको रखा कि तुम ABC के अंदर ही आते हो, बट वो काम थोड़ा अलग कर रहा है। वो बिहेव कर रहा है एज अ चैनल, बिहेव करेगा एज अ चैनल। हाँ जी, कल क्लास है नेहा। बिहेव करेगा एज अ चैनल। देखो कैसे, फैमिली कौन सी है इसकी, यही ABC वाली, ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर सुपर फैमिली से ही ये आता है। फंक्शन क्या है, क्लोराइड आयन जो है उसका चैनल है, यानी पैसिवली मूव कराता है। और आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, अगर पैसिवली मूव कर रहे हैं तो फॉर श्योर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कराएगा। एनर्जी सोर्स ATP बाइंडिंग एंड हाइड्रोलिसिस रेगुलेट द चैनल गेटिंग बट नो एक्टिव पंपिंग, यानी यहां पर भी ATP यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी इसको क्या कह रहे हैं कि ये एक्टिव पंपिंग नहीं कर रहा है। समझाऊंगी ऐसा क्यों। टिश्यू का लोकेशन कहाँ मिलेगा, लंग्स, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्वेट ग्लैंड, हर जगह ये मिलता है। अब देखिए इसका केस अलग क्यों कहा है, काम कैसे करता है। Unlike classic ABC pump that actively transport substrate against the gradient, CFTR work as a gated channel. सारे जो ABC ट्रांसपोर्टर हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी चीजों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में, बट ये ऐसा नहीं करता है, ये हाई से लो लेकर जा रहा है। ATP बाइंड टू द टू न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, जिसमें कि NBD1 है, NBD2 है, यहां भी ATP बाइंड करती है। cause the conformational change, open the chlorine channel and then फिर ये मूव करेगा। क्लोराइड आयन फ्लो पैसिवली डाउन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP क्लोज कर देता है चैनल को। ऑल्सो रेगुलेट बाय फोस्फोराइलेशन एट द R डोमेन। मतलब देखिए यहाँ किस तरीके से काम हुआ, मैं आपको जरा एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी ताकि चीजें क्लियर हो जाए। देखिए ये मैं लेके चल रही हूं कि CFTR है और इसके पास ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है दोनों, और ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है। ये NBD1 है, ये NBD2 है। ठीक है, यहां मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन है और यहां क्लोरीन का लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहां क्लोरीन का हाई कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, जैसे ही यहां ATP बाइंड करेगा, जैसे यहां ATP बाइंड करेगा इसकी कंफर्मेशन में चेंज हो जाएगा। मतलब क्लोरीन यहां आकर के बाइंड कर गया, जैसे ही ATP यहां बाइंडिंग होगी
फ्लोरीन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। काम बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी फर्क कहाँ आया है कि बाकी अगर एबीसी ट्रांसपोर्टर होते तो एटीपी की बाइंडिंग से जो आयन यहाँ बाइंड करना था वो लो कॉन्सेंट्रेशन जो है वहां से बाइंड करना था, लेकिन बाइंडिंग यहाँ अंदर की साइड से हुई है और यहाँ ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो जैसे ही एटीपी बाइंड हुई, ये जो पार्ट है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन वाला, ये हो जाता है ओपन, ये ओपन हो जाता है इस तरीके से, और क्लोरीन आयन जो है फटाफट यहां मूव कर जाएंगे। जैसे चीजें बैलेंस आउट हो गई हैं, एटीपी को हाइड्रोलिसिस करके हटा दिया जाएगा एडीपी प्लस पीआई में, और इसे भी हटा दिया जाएगा एडीपी प्लस पीआई करके, और ये जो गेट है ये क्लोज हो जाएंगे, बस फिर चीजें मूव नहीं करेंगी। यानी आप ऐसा कह सकते हैं एटीपी जो बाइंड हुई है वो केवल उस गेट को ओपन करने के लिए, फिर सारे क्लोरीन हाई से लो मूव कर जाएंगे, सारे मूव होने के बाद एटीपी हट जाएगा, वो फिर से क्लोज हो जाएगा। बाकी में हमने कैसे देखा, एक एटीपी, दो एटीपी बाइंड की, एक सबस्ट्रेट बाइंड किया, कंफर्मेशन में चेंज हुआ, रिलीज हुआ, फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, फिर से प्राइमरी कंडीशन में आ गया है। यानी वो एक एक को करके भेज रहा है, मतलब एक बार भेजने के लिए वो 2 एटीपी लगाता है और फिर लोअर से हायर भेज रहा है, जबकि यहाँ क्या है, चीजें हाई से लो मूव कर रही है और एक बार एटीपी आकर बाइंड कर जाता है, फिर क्लोरीन जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, सारा इक्विलिब्रियम होने के बाद तब ये हट जाती हैं, तब ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो बिहेव कर रहे हैं एज अ चैनल की तरह ही, तो लेकिन फिर भी रखा गया है एबीसी के अंदर क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सिमिलैरिटी में है। डन एवरीवन, समझ गए हो कॉन्सेप्ट, कोई डाउट तो नहीं? समझ आया कि हम सीएफटीआर को स्पेशल केस क्यों मान रहे हैं एबीसी के अंदर, क्योंकि ये बिहेव कर रहा है एज अ चैनल, ना कि पंप। चैनल चीजों को मूव कराते हैं हायर टू लोअर, ये भी हाई टू लो ही मूव करा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि चैनल है तो एटीपी नहीं इस्तेमाल होगी, एटीपी इस्तेमाल होगी। वो किस लिए, उस गेट को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए। आप एक तरीके से इसको लिगेंड गेटेड भी कह सकते हैं कि लिगेंड आके बाइंड हुआ, गेट ओपन, और वो लिगेंड क्या है हमारा, एटीपी है। ठीक है जी, ओके डन। देखो बाकी जो एबीसी ट्रांसपोर्टर है वो एक्टिव है, ये हमारा पैसिव चैनल है। ये पंप अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, ये फ्लो करता है डाउन द ग्रेडियंट, ये ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स को, ये केवल ट्रांसपोर्ट करता है क्लोरीन को। ऑलवेज एटीपी डिपेंडेंट, हमेशा एटीपी चाहिए, एक आयन को मूव करने के लिए 2 एटीपी चाहिए, जबकि यहाँ एटीपी केवल गेट को रेगुलेट कर रही है, एटीपी केवल गेट को रेगुलेट करती है कि गेट ओपन और क्लोज। आयन के ट्रांसपोर्ट में एटीपी का कोई रोल नहीं है, एक बार गेट ओपन हुआ सारे आयंस खुद मूव कर जाएंगे, बट यहां पर क्या होता है, यहाँ एटीपी डिपेंडेंट है, हर एक आयन एटीपी पर डिपेंड है कि कोई एटीपी बाइंड करे तब हम मूव करें, जबकि यहाँ आयंस का एटीपी से कोई रिलेशन नहीं है, एटीपी का रिलेशन है उस गेट से, वो गेट ओपन हुआ फिर जाओ, तो ये दोनों में के बीच में फर्क रहता है। डन एवरीवन, चलिए तो एक बार एक काम करते हैं, सारा रिवाइज कर लेते हैं, जो 4 हमने पढ़े हैं ना सारे एक बार रिवाइज करा देती हूँ, सारे गो थ्रू हो जाएंगे तो थोड़ा आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए हमारा पी टाइप है, वी टाइप, एफ टाइप एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर। फुल नेम आपको याद है ना, फुल नेम चलिए देखते हैं। पी को बोलते हैं फोस्फोराइलेशन टाइप एटीपीएस, वी टाइप को बोलते हैं वैक्यूलर टाइप एटीपीएस, एफ टाइप को बोलते हैं एफ नोट F1 एटीपीएस या फिर एटीपी सिंथेज,
एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर। सबका फुल फॉर्म हो गया है, ये सबका फुल फॉर्म है। अच्छा, एनर्जी का सोर्स क्या है? एटीपी का हाइड्रोलिसिस, है ना, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तभी ये चीजों को मूव कर पाएगा। वी के लिए भी एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन एफ के लिए क्या है? एफ के लिए एनर्जी का सोर्स है प्रोटॉन का ग्रेडियंट। एफ के लिए क्या है एनर्जी का सोर्स? प्रोटॉन का ग्रेडियंट, और ये एटीपी बनाता है, ये एटीपी बनाता है, ठीक है। और एबीसी ट्रांसपोर्टर भी एटीपी का हाइड्रोलिसिस ही करता है। मैंने बताया था ना आपको कि एटीपी के रिगार्ड में एफ नोट, जो एफ टाइप वाला एटीपीएस है, वो थोड़ा अलग है। वो एटीपी यूज नहीं करता है बल्कि एटीपी बनाता है। और पावर कौन करता है बनाने के लिए? हमारा प्रोटॉन वाला ग्रेडियंट। डन। मेन फंक्शन क्या है इसका? पी टाइप का मेन फंक्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटॉन, इन सभी को। वी टाइप में भी एसिडिफाई द ऑर्गेनेलीज, ये जिस भी पार्ट पर लगा है उसको एसिडिफाई कर देगा। क्यों? लगातार प्रोटॉन को पंप करता रहता है, H पॉजिटिव को, जैसे कि वैक्यूल, एंडोसोम, लाइसोसोम। अच्छा, एफ टाइप का काम क्या है? एटीपी को बनाना, एटीपी सिंथेसिस बाय प्रोटॉन फ्लो, प्रोटॉन फ्लो को यूज करके एटीपी बनाता है, इसका मेन काम है। और एबीसी ट्रांसपोर्टर जो है, इनका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल, अलग अलग टाइप, जैसे कि हमने कहा था ड्रग्स है, लिपिड्स है, आयंस है, अमीनो एसिड है, शुगर है, सबको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो इनका मेन फंक्शन है। अच्छा, डायरेक्शन क्या है फ्लो करने की? अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ये भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ये विद इन द ग्रेडियंट, है ना, याद है ना, प्रोटॉन को उसने मूव किया था हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये चीजों को विद ग्रेडियंट मूव करता है। ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट बस छोड़ करके CFTR को, CFTR इज द एक्सेप्शन, बाकी ये भी चीजों को हायर लोअर से हायर ही मूव करेगा। हाँ जी, आगे देखिए, फोस्फोराइलेशन हमने केवल पी टाइप में पढ़ा है, बाकी कहीं पर भी हमें फोस्फेट नहीं लगाना पड़ा है। तो फोस्फोराइलेशन केवल किस में हुआ? पी में, वी में नहीं, एफ में नहीं, एंड ए बी सी में भी नहीं, ठीक है। उसके बाद और डिफरेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर हमने कैसे पढ़ी थी? जो अपना पी टाइप है उसमें लगभग अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, और जो अल्फा सब यूनिट है वो होती है कैटालिटिक डोमेन। हमारा जो एफ वाला है, सेकंड कौन सा था? एक मिनट रुको, सेकंड कौन सा था? वी वाला है, सेकंड है हमारा वी वाला। तो वी में देखिए मल्टी सब यूनिट रोटेटरी पंप था, ए से लेकर एच तक रहते हैं V1 में, और ए बी सी रहता है आपका, ए बी सी रहता है आपका V नोट में, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी ई एफ तक रहता है आपका उसमें। फिर आता है हमारा एफ नोट, एफ नोट में भी क्या है? रोटेटरी एटीपी सिंथेज है, और यहाँ दो ट्रांसमेम्ब्रेन है और दो आपके न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है, स्ट्रक्चर में ये है। ये कहाँ मिलता है पी वाला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल सकता है, हमारे जो स्टमक के पैराइटल सेल हैं उनकी मेम्ब्रेन में मिल सकते हैं, जो स्मूथ ईआर है उसमें मिल सकते हैं, यहाँ मिलेंगे। जबकि वी टाइप कहाँ मिले थे? लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोसोम में। रोटेटरी वाला जो एफ नोट F1 था वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरिया में, और जो एबीसी है वो 3 डोमेन ऑफ लाइफ सभी के अंदर मिलता है। फिर है इनिबिटर, कौन थे? पी वाले के कौन इनिबिटर थे? अवाबेन था और वेनेडेट था। हमारा जो वी वाला है उसका बैफिलोमाइसिन है, एफ नोट का ओलिगोमाइसिन एंड DCCD है, और जो ट्रांस मेम्ब्रेन वाला है इसका वेरापेमिल और साइक्लोस्पोरिन ए है।
साइक्लोस्पोरिन ए है। फिर एग्जांपल देखो, इसमें हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीज है, कैल्शियम एटीपीज है, वी में हमारा H पॉजिटिव एटीपीज है, F नोट में हमारा एटीपी सिंथेज इन द माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो अपना एबीसी ट्रांसपोर्टर है उसका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मतलब MDRI1 CFTR टैप हो जाएगा, ABCA1 हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल हैं। डायग्राम देखो एक बार, डायग्राम देखिए, यहाँ ये था हमारा पी वाला जिसमें कि अल्फा सब यूनिट है और बीटा सब यूनिट है। अल्फा पर ही 3 साइटोप्लाज्मिक डोमेन जिसमें NPA था। फिर हमारा वी वाला है जिसमें वी नोट है जो मेम्ब्रेन में है, V1 जो कि मेम्ब्रेन से बाहर प्रेजेंट है। फिर हमारा F नोट F1 था जिसमें कि F नोट मेम्ब्रेन में है, F1 हमारा स्ट्रोमा में या मैट्रिक्स में होता है। और फिर ये था हमारा ABC, 2 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और 2 रहेंगे न्यूक्लियोटाइड डोमेन। डन एवरीवन, समझ गए हो? तो सारा जो भी हमने पढ़ा था वो सब आपको मिल गया है इसी टेबल के अंदर। तो ये शॉर्ट नोट्स में आपको जरूर लिखना है, ये अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखोगे। ओके, डन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने ट्रांसपोर्ट के नए टॉपिक पर, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है इसके अंदर कि एक को मूव किया जाता है हायर टू लोअर, और जो हायर से लोअर मूव करेगा, जब वो मूव करता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक होता है जिससे कि एनर्जी निकलती है। उसी एनर्जी को यूज करके किसी एक पार्टिकल को, उसी एनर्जी को यूज करके किसी एक पार्टिकल को लो से हाई की साइड मूव किया जाता है, लो से हाई की साइड मूव किया जाएगा। थोड़े से डायग्राम में गड़बड़ लग रही है मेरे को। हाँ ठीक है, अभी हम लो से मूव कर रहे हैं हाई की साइड, जो एनर्जी यहां से निकली है उसको यूज किया जाएगा किसी भी आयन को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की साइड में। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गुड मॉर्निंग निकिता। डन। चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं। ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये चलता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पर, जिसको ECG भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। सो द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज अ कंबाइंड फोर्स दैट डिराइव द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। मतलब इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है और वही ग्रेडियंट चीजों को मूव कराने में मदद करता है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट आते हैं, देखो नाम से इंडिकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल। तो 2 कंपोनेंट आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में, एक आता है केमिकल ग्रेडियंट, एक आता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, एक आता है केमिकल ग्रेडियंट। देखिए पहले बात करते हैं केमिकल ग्रेडियंट क्या है। केमिकल ग्रेडियंट को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोलते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर आयन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं H पॉजिटिव का, तो कहीं पर अगर H पॉजिटिव ज्यादा है तो मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन वहां ज्यादा है और दूसरी साइड कम है, उसे आप कहेंगे केमिकल ग्रेडियंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसे आप बोलेंगे कोज बाय द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, आयन टेंड टू मूव फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। फिर है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, यानी कोज बाय द डिफरेंस इन द चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बेसिकली इसमें कहा यह गया है कि हमने ये इस तरीके से एक सेल बना लिया है,
और हमने देखा कि यहाँ H पॉजिटिव बहुत ज्यादा है और यहाँ H पॉजिटिव है कम, तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? डिफरेंस आ जाना। ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस आ जाना, और डिफरेंस किस चीज में? कॉन्सेंट्रेशन में। मतलब एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। और किस चीज में ज्यादा कम? अपनी कॉन्सेंट्रेशन में। इसी को ही आप केमिकल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। ठीक, अब एक बात और है, इसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और यहां इसके कंपैरिजन फिर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसे बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। और फिर जब ये आयन यहां से यहां मूव करेंगे तो दो चीजें ब्रेक हो रही हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी। और फिर यहीं से एनर्जी निकलती है और उसी एनर्जी को यूज करके किसी दूसरे पार्टिकल को लो से हाई की साइड मूव किया जाता है। दिस इज कॉल्ड ईसीजी। तो caused by the difference in charge cross the membrane, पॉजिटिव आयन सोडियम है पोटेशियम है आर अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव साइड एंड वाइस वर्सा। डन। तो इस तरीके से चीजें मूव करती हैं और फिर एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी को यूज करके फिर चीजों को मूव कराया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, सोडियम आयन है, आउटसाइड होते हैं हाई, इनसाइड होते हैं लो। बताया भी था मैंने आपको, हमारे सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होते हैं, सेल के अंदर सोडियम कम होते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल को डायग्राम की फॉर्म में भी बता देते हैं। हमने लिया ये मेम्ब्रेन है और यहाँ सोडियम है ज्यादा, यहाँ सोडियम होते हैं ज्यादा और यहाँ है सोडियम कम। ठीक है, तो एक तो ग्रेडियंट बन गया कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, इनसाइड द सेल इज मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डिराइव द सोडियम इनटू द सेल। और साथ साथ यहां इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव चार्ज है, ये बन गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसी ग्रेडियंट, इन दोनों की ग्रेडियंट की वजह से ही सोडियम को यहां मूव कराया जाता है और फिर निकलती है एनर्जी। उस एनर्जी को यूज करके किसी बाकी को भी हम मूव कर सकते हैं। तो ये बताया गया है कि सेकेंडरी जो ट्रांसपोर्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके लिए एनर्जी का सोर्स एटीपी तो नहीं है, तो फिर क्या है? तो ये ईसीजी होता है। मान लीजिए यहां से मुझे ग्लूकोज बाहर भेजना हो, यहां से मुझे ग्लूकोज बाहर भेजना हो और यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ हाई है, तो मैं क्या करूंगी? पहले सोडियम को अंदर लेके आ जाऊंगी और यहां से जो एनर्जी निकलेगी उसको यूज करके इन्हें फिर से बाहर ले आऊंगी। तो इस तरीके से चीजें मूव की जाएंगी। ठीक है, इसका बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ताकि चीजें और अच्छे से कनेक्ट हो। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर एंड दोनों सिम्पोर्ट है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आप बताओ, अभी हमने पढ़ा सोडियम कहाँ ज्यादा है? बाहर ज्यादा है, अंदर क्या है? कम। तो अगर मैं सोडियम को बाहर से अंदर लेके आती हूं तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक हो जाएगा। और ग्लूकोज बाहर ज्यादा है अंदर कम है, बाहर इन द सेंस मानो ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल ने ग्लूकोज, अभी हमने खाना खाया, हमारा सारा ग्लूकोज ब्लड वेसल में आ गया है, मतलब ब्लड में आ गया है। अब ब्लड क्या कर रहा है? उसको सेल के अंदर भेजना चाहता है, तो वो जो हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है वहां पर उसने ग्लूकोज डिफ्यूज कर दिया है। अब वहां से ग्लूकोज हमें लेके जाना है सेल के अंदर। अब क्या होगा कि ग्लूकोज को लेके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सोडियम। तो एक बात देखो यहाँ किस तरीके से इसमें किया गया है, ये देखिए, ये हमारा सेल का पार्ट है, यहां ऑलरेडी सोडियम है ज्यादा, यहां ऑलरेडी सोडियम है ज्यादा और यहां है सोडियम कम, यहां ग्लूकोज है
और यहां पर भी ग्लूकोज है, यहां पर भी ग्लूकोज है। मान लीजिए पहले लगे थे यहाँ ग्लूट, और ग्लूट ने क्या किया, लगभग ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर दिया अंदर। तो अंदर की साइड ग्लूकोज बढ़ गया है, अंदर की साइड ग्लूकोज बढ़ गया है। पहले हमने ग्लूट का यूज किया, ग्लूकोज को अंदर लेके आ गए पैसिवली, कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। हमने पढ़ा था ना ग्लूट, ग्लूट क्या करता है, पैसिवली चीजों को मूव कर देता है। तो मान लीजिए यहाँ बहुत सारी ग्लूकोज थी और स्टार्टिंग में सेल के अंदर ग्लूकोज था कम था, तो यहाँ हमारे ग्लूट ने ग्लूकोज को अंदर भेज दिया है। तो धीरे धीरे अंदर ग्लूकोज हो गई है ज्यादा और बाहर हो गई है कम। लेकिन ग्लूकोज तो बहुत प्रीशियस चीज है, हमारा सेल चाहता ही नहीं कि थोड़ा भी ग्लूकोज बाहर रहे। लेकिन अब ये ग्लूकोज ग्लूट की हेल्प से यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ग्लूट है एक चैनल और उसका काम होता है हाई से लो मूव करना। पहले हाई था, लो तक मूव कर दिया है, अब तो यहाँ हाई हो गया है और यहाँ है लो, तो अब कैसे मूव करें। अब हम यूज करेंगे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर का। ये क्या करता है, सोडियम को लेके आएगा अंदर, सोडियम को लेकर आया अंदर, तो हमें पता है कि सोडियम मूव किया है हाइयर से लोअर। तो यहाँ दो ग्रेडियंट है, ईसीजी पूरा, तो पूरे ईसीजी की वजह से यहाँ निकलती है एनर्जी, यहाँ निकलती है एनर्जी। इस एनर्जी को यूज करके ये ग्लूकोज को अंदर मूव करा देगा, ग्लूकोज को मूव करा देगा अंदर। तो ग्लूकोज यहाँ क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ है हाइयर। तो एक तो मूव करा दिया लोअर टू हाइयर और एक मूव करा दिया है हाइयर टू लोअर। तो ये तो है ग्लूट और ये है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। डन एवरीवन। तो ये देखो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो कि सिम्पोर्टर है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में मूव करा रहा है, लेकिन एक को अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरे को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे देखेंगे बाइंडिंग ऑफ सोडियम ग्लूकोज इज कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बाइंडिंग है, मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। जैसे सोडियम बाइंड कर गया है तो वो ग्लूकोज की बाइंडिंग को कोऑपरेट करेगा कि ठीक है मैं बाइंड कर गया हूं, ग्लूकोज भी बाइंड कर सकता है। सोडियम मूव कर रहा है हाई टू लो एंड ग्लूकोज मूव कर रहा है लो टू हाई। इट इज द प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल एंड किडनीज। कहाँ कहाँ होते हैं ये, हमारे जो इंटेस्टाइनल के एपिथेलियल सेल हैं वहां पर मिलेगा और हमारी जो किडनी है वहां पर मिलेगा। जैसे देखो अपने जो सोडियम है वो हाई से लो गए हैं यानी डाउन हिल गए हैं, जबकि अपने ग्लूकोज लो से हाई गए हैं यानी अप हिल गए हैं। और एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी आई है यहाँ से, जब ये ग्रेडियंट ब्रेक हुआ। तो इस तरीके से चीजें मूव करती हैं। ये देखो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर सोडियम हाई ग्लूकोज लो, और सेल के बाहर ग्लूकोज लो कैसे हुई, क्योंकि ग्लूट ने लगभग सारा ग्लूकोज तो मूव कर दिया था, थोड़ा बहुत बचा है इसलिए लो कॉन्सेंट्रेशन हो गई है। तो देखो यहाँ सबसे पहले ये बिल्कुल खाली है, कंफर्मेशन में चेंज हुआ, सोडियम आकर बाइंड कर गया तो फिर ग्लूकोज भी बाइंड कर जाएगा। फिर आउटवर्ड ओपन है फिलहाल, फिर ऑक्यूपाई हो गया है पूरा, और फिर इनवर्ड ओपन होकर के ग्लूकोज को सोडियम को फिर से यहाँ रिलीज कर देगा। डन। तो इस तरीके से चीजों को ये मूव करेगा, दोनों को एक ही साइड में मूव कराता है। एक और एग्जांपल है लैक्टोज परमेज का। लैक्टोज परमेज जो कि प्रोटोन और प्रोटोन लैक्टोज सिम्पोर्टर है। ये किस किस को मूव कर रहा है, लैक्टोज को एज वेल एज प्रोटोन को मूव कर रहा है, और ये भी सिम्पोर्टर है। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो अपना H पॉजिटिव है यहाँ पर हाई है, लैक्टोज हो गया है लो। कारण यही है कि सारे लैक्टोज को पहले अंदर मूव कर दिया गया होगा, जो थोड़ा बहुत बचा है इसको भी अंदर लेने के लिए इस पाथवे का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर लो है, ये मूव कर रहे हैं लो टू हाई। एनर्जी कहाँ से मिली, जब बाहर से जो प्रोटॉन है उनको जब मूव किया गया तो यहाँ से एनर्जी निकली, एनर्जी को यूज करके लैक्टोज को अंदर ले लिया गया है। सो जो H पॉजिटिव है वो तो मूव किए हैं डाउन हिल, जो लैक्टोज है वो मूव किया है अप हिल। ओके
डन एवरीवन? कोई डाउट है तो बोले। डन एवरीवन? तो ये दो एग्जाम्पल है हमारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। डन? चलिए, तो ट्रांसपोर्ट हुआ कंप्लीट, ट्रांसपोर्ट हुआ आपका कंप्लीट। अब बारी है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। शुरू कर लिया जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस। करें शुरू? मैम सम एंटीपोर्ट कोई नहीं है। एंटीपोर्ट हाँ है, लेकिन एक तरीके से वो सेकेंडरी में नहीं आता है। हमने पढ़ा था ना बैंड 3 है, बैंड 3। तो बैंड 3 आपका एंटीपोर्ट कैरियर ही है, जो क्लोरीन को बाइकार्बोनेट आयन को मूव करता है। बाकी एग्जाम्पल आप लोग सर्च करना, मैं भी थोड़ा देखती हूँ, मिले तो कोई होंगे तो जरूर। चलिए, क्वेश्चन डिस्प्ले कर रही हूं मैं। सबको फटाक से आंसर नहीं करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के तब करोगे। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला। रीड करो क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, ओके। सेकंड का बताएंगे? सेकंड सेकंड का है ए। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। देखो, अमंग द फॉलोइंग विच आयन इज नॉट एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। कौन सा आयन है जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट नहीं होता? तो देखो, सोडियम भी, पोटेशियम भी, कैल्शियम भी। क्लोरीन हमने देखा था कि CFTR ने क्लोरीन को पैसिवली मूव कराया था, तो आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, सेकंड का आंसर क्या बता रहे हैं? फर्स्ट पूछा है कि आउट ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिपिड बाइलेयर परमेबिलिटी। तो लिपिड की जो बाइलेयर है उससे किसकी परमेबिलिटी कितनी है ये पूछा है। आपको पता ही है गैस की सबसे ज्यादा होती है ना, और गैस की सबसे ज्यादा दी गई है अपने फर्स्ट ऑप्शन में। N2 सबसे पहले मूव कर जाएगा। फिर हमने पढ़ा था इथेनॉल मूव करेगा, H2O एक्वापोरिन से, ग्लूकोज ग्लूट से, कैल्शियम हमारा मूव करेगा पंप से, और जो RNA है वो मूव करेंगे कैरियर से। तो ऐसे परमेबिलिटी मूव करे मतलब होगी। H2O की ज्यादा है N2 से, बिल्कुल गलत। कैल्शियम की ज्यादा है N2 से, नहीं। इथेनॉल ज्यादा है N2 से, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट जी बताएंगे, बताइए।
ओके, फोर्थ का बताएंगे? ओके, 3 का डी बता रहे हैं, फोर्थ का है ए। चलो चेक करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट अंडर इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट करता है अंडर इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब सेल के अंदर क्या ज्यादा होता है? सेल के अंदर ज्यादा होता है पोटेशियम और कम होता है सोडियम, तभी वो अंदर से सोडियम को बाहर फेंकता है। तो लो सोडियम एंड हाई पोटेशियम, यानी सोडियम पोटेशियम पंप कब ऑपरेट होता है? जब सेल के अंदर सोडियम लो हो और पोटेशियम हाई हो, तब सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। फोर्थ में देखिए, सोडियम एंड पोटेशियम एटीपीएज एक टेट्रामर है, मतलब 2 अल्फा हैं 2 बीटा हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट आर द सोडियम पोटेशियम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट? अल्फा पर ही होती है। अगर वो कहता कि बताइए एटीपी बाइंडिंग साइट कहाँ है, तो भी आप अल्फा ही कहते। अल्फा ही है एटीपी बाइंडिंग साइट भी और आयन बाइंडिंग साइट भी, तो बोथ ऑन द अल्फा सब यूनिट, दोनों अल्फा पर ही बाइंड होते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए ये। हाँ जी पढ़िए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। एटीपी डिराइव पंप हाइड्रोलाइज द एटीपी टू एडीपी एंड फोस्फेट एंड यूज द एनर्जी रिलीज टू पंप आयन और सोल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, there are many class of these pump and representative of each are found in all prokaryote and eukaryote cell। ठीक है, which of the following statement about these pump is not correct? जितने भी पंप हमने पढ़े हैं किसी के बारे में भी पूछ सकता है। आपसे पूछा है कि कौन सी बात नोट करेक्ट, यानी सही नहीं है, यानी गलत है। तो पी टाइप पंप आर मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन which phosphorylate themselves during the pumping and involve in the ion transport। ये तो बिल्कुल सही बात है। जो एफ टाइप के पंप होते हैं नॉर्मली यूज द एस पॉजिटिव ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू डिराइव द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सही बात है। वी टाइप पंप नॉर्मली यूज वोल्टेज ग्रेडियंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल गलत है। वी टाइप सीधा एटीपी यूज करते हैं, कोई वोल्टेज ग्रेडियंट ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना कि सेकेंडरी। एबीसी ट्रांसपोर्टर प्राइमरली पंप स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये सही बात है। गलत है आपका सी, और सी ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और इसको भी बताएंगे मुझे क्या आंसर होगा।
ठीक है, 6 का बी, सी, सी, डी भी कह रहे हैं, ओके। चलो देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा। ये 1 था, ये 2, ये 3, 4, ये 5, ये आपका 6 रहा, ये रहा 7। देखते हैं। द सोडियम पोटेशियम ATPase pump are found on the plasma membrane of most animal cells. A mutation in the intrinsic phosphorylation site of the pump is most likely affect. अगर उसकी जो साइट है, मतलब उसका जो पी डोमेन है, उसमें जो एस्पार्टेट पर फोस्फेट लगता है, अगर उसमें म्यूटेशन हो गया तो वो किसको अफेक्ट करेगा? किसको अफेक्ट करेगा? द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सोडियम। अब आप खुद देखो, मेरे पास ये सोडियम पोटेशियम पंप है ना, और यहां मान लीजिए फोस्फेट लगता है। आपको पता है ना कि फोस्फेट लगते ही इसकी कंफर्मेशन में चेंज होता है ना, और जब हम इसे हटा देते हैं तब भी कंफर्मेशन में चेंज होता है। अब अगर यहाँ पर फोस्फेट जहां ऐड होता है उसी साइट में दिक्कत हो गई है, तो ना ही तो सोडियम सेल से बाहर जाएंगे और ना ही पोटेशियम अंदर आएंगे, क्योंकि फोस्फेट पर ही म्यूटेशन हो गया है। यानी यहाँ फोस्फेट बाइंड ही नहीं करेगा। फोस्फेट बाइंड नहीं करेगा तो मानो अगर यहाँ सोडियम बाइंड भी हो गए हैं तो वो रिलीज ही नहीं हो पाएंगे। रिलीज हो भी गए चलो मान लो, लेकिन फिर पोटेशियम है वो अंदर नहीं आ पाएंगे। तो दोनों तरीके से अफेक्ट होंगी चीजें। सोडियम भी अंदर नहीं जाएगा, पोटेशियम भी अंदर नहीं आएगा। सो बोथ द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम एंड सोडियम। सी इज द राइट आंसर। 6 का जो है सी सही है। फोस्फेट साइट पर अगर म्यूटेशन हुआ तो दोनों अफेक्ट होंगे। 7 देखिए, विच वन ऑफ द लिस्टेड बिलो इज अ पी टाइप आयन ट्रांसपोर्टर। इनमें से कौन सा पी टाइप है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटॉन। डी इज द राइट आंसर। डन एवरीवन, समझ गए हो ना? हाँ, अभी 7th के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और बताइए। डन। ओके, 8 का 3 है, 9 का ए है। चलिए चेक कर लेते हैं। एटीपी बाइंडिंग कैसे ट्रांसपोर्टर्स क्या है? आर बोथ मेम्ब्रेन स्पैनिंग ट्रांसपोर्टर भी है जो रिकॉग्नाइज करते हैं सबस्ट्रेट को, और एटीपी बाइंडिंग डोमेन भी है। Which of the following never utilize the specific transporter for transmembrane transport? इनमें से कौन है जो कभी भी ट्रांसपोर्टर को यूज नहीं करते हैं? वो हैं अपनी गैसेस। ग्लूकोज है, आयंस है, वाटर है, ये सब यूज करते हैं, बट गैस को पास होने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11।
डन। 10 का 2, 11 का बी। टेन का 2 है, 11 का बी। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार किसका सही है किसका गलत। द सेल मेंटेन अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द लाइसोसोम। मतलब कि जो अपना सेल है वो लाइसोसोम के अंदर हाई एच पॉजिटिव को मेंटेन कर लेता है। क्या कारण है? एंटीपोर्ट इन द लाइसोसोम मेम्ब्रेन। एटीपी पावर्ड पंप लगा हुआ है लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। एटीपी पावर्ड पंप, जिसको हमने क्या बोला था, वी एटीपी पंप कहा था। For polar charge and uncharged molecule, plasma membrane is permeable, selectively permeable, semi permeable and impermeable. क्या लगता है, क्या लगता है? सेलेक्टिवली परमेबल है। देखो फुल्ली परमेबल तो नहीं हो सकती, वो तो गैसेस के लिए होती है। इम्परमेबल भी नहीं होगी, अगर जरूरत है तो जरूर भेजेगी। तो क्या हो गई? सेलेक्टिवली परमेबल हो गई। ओके एवरीवन। हाँ, सेलेक्टिवली परमेबल सेलेक्ट करेगी, जरूरी हो तो ठीक है, तुम्हारे लिए प्रोटीन है, आइदर चैनल, आइदर कैरियर, आइदर जो है पंप, कुछ भी है तो वो भेज देगी अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 बताएंगे। ओके, सब अटक गए हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज फॉल्स। गलत क्या है ये पूछा है। पोलर एंड चार्ज सोल्यूट will not cross cell membrane effectively without specific protein carrier। सही बात है, अगर कैरियर नहीं होंगे तो वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, ये तो सही है। each protein carrier will only bind and transport one or a few similar type of solute। ठीक है। sugar such as glucose are always transported by active transport rather than facilitate diffusion carrier। गलत हो गया है, ये facilitate diffusion carrier जिनका नाम क्या रखा था हमने, ग्लूट, GLUT, उन्हीं से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये गलत हो गया, यही सही आंसर है। आयंस आर टिपिकली ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेशल प्रोटीन दैट फॉर्म मेम्ब्रेन चैनल। सही बात है, आयंस को मूव करने के लिए या तो पंप होंगे या तो चैनल्स होंगे, तो सी गलत है, सी सही आंसर हो जाएगा। एब्जॉर्ब्ड मोनोसैकेराइड्स इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल एग्जिट वाया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टर्स। एब्जॉर्ब्ड मोनोसैकेराइड, अभी मोनोसैकेराइड में कुछ भी हो सकता है, खाली आपको ना फ्रक्टोज नहीं कहा गया है, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज भी हो सकती है। इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल एग्जिट वाया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टर। क्या बताया आपने आंसर? ग्लूट4, ग्लूट4 है या 2 है या 5 है?
ऐसे कैसे अटक रहे हो, बोलो। ग्लूट 5 है या 4 है? मुझे तो ग्लूट 2 लग रहा है। इंटेस्टाइनल सेल में ऑफ कोर्स ग्लूट 5 है, लेकिन ग्लूट 5 स्पेसिफिकली फ्रक्टोज के लिए होता है। लेकिन क्या यहाँ स्पेशली फ्रक्टोज दिया है? इंटेस्टाइन ठीक है, लेकिन फ्रक्टोज के लिए ग्लूट 5 था। फ्रक्टोज के लिए ग्लूट 5 था। यहाँ स्पेसिफिकली आपको फ्रक्टोज नहीं कहा है, तो 5 नहीं लगा सकते, 5 नहीं लगा सकते हैं। ग्लूट 4 कहाँ था? स्केलेटल मसल्स में एंड एडिपोज में। तो बोलो क्या लगाएं इसका आंसर? ग्लूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ग्लूट 2 इज द आंसर। चलो इसका आंसर अभी ढूंढ लेते हैं स्पेसिफिकली, मुझे लग रहा है वैसे एक मिनट रुकिए। हाँ जी, ग्लूट 2 ही है। हाँ बिल्कुल प्रियंका, ग्लूट मतलब मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज भी हो सकता है, लेकिन देखो ना, ये जो ग्लूट 5 है ये केवल फ्रक्टोज के लिए है, केवल फ्रक्टोज। तो एक्सेप्शन रह जाएगा, फ्रक्टोज खाली नहीं है। हाँ, ग्लूट 2 इसका सही आंसर है। जो ग्लूट 2 है आपका, वो खासकर जो मोनोसैकेराइड है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में एग्जिट करने के लिए ग्लूट 2 को यूज किया जाएगा। एग्जिट करने के लिए ग्लूट 2 को यूज किया जाता है। डन। हम्म। ठीक है, एक पॉइंट अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना। कोई भी मोनोसैकेराइड है, कोई भी, आइदर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, उन सबको एग्जिट करने के लिए ग्लूट 2 होता है। क्योंकि देखिए यहाँ स्पेसिफिकली एग्जिट कहा है, एग्जिट, एग्जिट करने के लिए ग्लूट 2 ही यूज किया जाएगा, चाहे वो आपका फ्रक्टोज हो, ठीक है, चाहे वो आपका ग्लूकोज हो, चाहे वो आपका गैलेक्टोज हो, क्योंकि ये सारी मोनोसैकेराइड है। सबको एग्जिट करने के लिए ग्लूट 2 को यूज किया जाएगा। ओके डन। हम्म। डन है। हाँ देखो, इसमें एक चीज और हमने मिस कर दी थी, वो था एग्जिट पॉइंट। एग्जिट के लिए पूछा है तो ग्लूट 2 ही रहेगा, चाहे कोई भी हो, एंट्री कर गया है तो अलग अलग के लिए है, बट एग्जिट करने के लिए ग्लूट 2 यूज किया जाएगा। डन। आगे देखिए नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, बताइए। डन।
ठीक है, क्या लिखा है? एबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन प्रोटीन टू स्पैन द लिपिड बाइलेयर स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स होना जरूरी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंट रेगुलेटर CFTR is known to control the transport of what? फ्लोरीन आयन, फ्लोरीन का। डन? हाँ, सबने यही आंसर किया है? ओके, गुड। ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे सभी। डन? चलो देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस एक्वापोरिन इज रेगुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस? क्या था? NPA मोटिफ, यानी एस्पेरेजिन, प्रोलिन, एलनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्वापोरिन और वाटर चैनल इज नॉट करेक्ट? एक्वापोरिन के बारे में कौन सी बात गलत है? एक्वापोरिन आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, सही। एक्वापोरिन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट अनचार्ज मोलिक्यूल लाइक अमोनिया। बताओ बताओ, क्या ये सही है या गलत है? बताइए, सही है या गलत है? क्या ऐसा हमने पढ़ा था? एक्वापोरिन जो अनचार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि अमोनिया है उनको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। आगे देखो, फोस्फोराइलेशन एंड कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेट एक्वापोरिन एक्टिविटी, ये तो सही है ना? पढ़ा था हमने, फोस्फोराइलेशन और कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन एक्वापोरिन की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया है आपको, तो ये तो सही है बिल्कुल। थर्ड कैसे गलत बता रहे हो? थर्ड तो बिल्कुल सही है। एक्टिविटी ऑफ एक्वापोरिन इज रेगुलेटेड बाय पीएच एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये भी सही है। गलत है आपका सेकंड। एक्वापोरिन थोड़े से लेस स्पेसिफिक थे, जो कि अमोनिया लाइक जो अनचार्ज है उनको भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि NH3। तो 17 का 3 नहीं, 17 का 2 है। ओके, डन एवरीवन? चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गए थे, ये है आपका 18 क्वेश्चन। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर
इज एन टाइप ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। किस चीज का टाइप था? याद है हमने पढ़ा था ये, लिगेंड गेटेड आयन चैनल। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है वो ओपन हो जाता है और आयंस को मूव करता है। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल की तरह एक्ट करता है एसिटाइल कोलिन। डन? ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। एक्वापोरिन आर अ क्लास ऑफ protein that are relatively abundant in plant membrane. Following are certain statements regarding the properties of aquaporine. Which one of the following combination of above statement is correct? सही सही पूछा है आपसे, क्या है? तो देखिए फर्स्ट में लिखा है एक्वापोरिन बनाते हैं वाटर चैनल इन द मेम्ब्रेन। सही बात है ना? सही है। Some aquaporine also transport uncharged molecules such as ammonia. सही है। The activity of aquaporine is not regulated by phosphorylation. गलत है, ये phosphorylation से रेगुलेट हो सकता है। The activity of aquaporine is regulated by calcium concentration and reactive oxygen species. सही बात है। तो A, B and D फर्स्ट इज द राइट आंसर। डन एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है? फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये हमारा? 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा बाद में डील करते हैं। हाँ, ये बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 20। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। चलो देखते हैं। फोस्फेटाइडल सेरीन मोस्टली लोकेटेड इन द इनर बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल। कहा है कि मान लीजिए ये हमारा एक सेल है और सेल की जो अंदर वाली लीफलेट है इसमें होता है फोस्फेटाइडल सेरीन। हमने पढ़ा भी है कि जब सेल की डेथ होनी होती है केवल तभी बाहर आते हैं, बाकी अंदर रहते हैं। यू हैव टू प्रूफ, लेकिन तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये बात सही है या गलत है। दिस फैक्ट अबाउट पीएस बाय एन एक्सपेरिमेंट, तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट की मदद से इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा। यू आर प्रोवाइडेड विद पीएस स्पेसिफिक लाइटिक एंजाइम, तुम्हें क्या क्या दिया जाएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए? तुम्हें क्या क्या दिया जाएगा? एक पीएसई दिया जाएगा, यानी पीएस स्पेसिफिक लाइटिक एंजाइम है। एंड अदर रिएजेंट नीडेड, जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट है वो तुम्हें दिया जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट टू बी कैरिड आउट टू सेटल दिस इश्यू। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? देखो हमने पढ़ा था ना कि आरबीसी है, मान लीजिए अंदर कोई चीज, हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इसको ओस्मोलाइटिक करेंगे। देखिए
हमने पढ़ा था ना कि ये हमारा आरबीसी है, और अगर हमें अंदर की कोई चीज निकालनी है, हालांकि ये हमने किस में पढ़ा था, पेरिफेरल प्रोटीन में, अब की बार हम बात कर रहे हैं बस उनकी जो कि मेम्ब्रेन के अंदर है, फोस्फेटाइडल सेरीन। तो सबसे पहले करेंगे ओस्मोलाइटिक, ओस्मोलाइसिस करेंगे, यानी पानी को एंटर करा के सेल को हम तोड़ देंगे, तो सेल जो है इस तरीके से टूट जाएगा, सेल इस तरीके से टूट जाएगा। मान लीजिए यहां आ गया है फोस्फेटाइडल सेरीन, हालांकि सारों में ही आएगा, ये मान लीजिए ये फोस्फेटाइडल सेरीन आ गया है सब में। अब हमें पता है कि ये आपस में फिर से वेसिकल बनाते हैं, और दो टाइप की वेसिकल है, एक बनती है राइट साइड आउट, एक इन साइड आउट। हमारे काम की रहती है इनसाइड आउट, मतलब जिसकी अंदर की चीज बाहर आ गई है, बाहर आ गई है तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, मतलब सेरीन जो है देखो बाहर आ गया है, सेरीन जो है आ गया है बाहर, और इसमें सेरीन रहेगा अंदर ही। हमने क्या किया, जितनी भी इनसाइड आउट वाली मेम्ब्रेन थी, वेसिकल थी, उन सबको हमने ट्रीट किया। फिर क्या दिया था हमें, कौन सा एंजाइम दिया था, हमें दिया था PSE दिया था। हम फिर क्या करेंगे, इसको PSE से ट्रीट कराएंगे, ट्रीट कराएंगे तो सारा जो सेरीन है, सारा सेरीन वो फोस्फेटाइडल सेरीन बाहर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी करके उसको सेपरेट कर लेंगे, क्रोमेटोग्राफी करके हम उसको सेपरेट कर लेंगे। और अगर वहां सेरीन आ गया, जब हमने सेपरेट किया और वहां सेरीन अगर आ गया, तो इसका मतलब है सेरीन कहाँ था, अंदर की साइड था, क्योंकि ये वेसिकल क्या है, इनसाइड आउट, मतलब जो भी अंदर था वो बाहर आ गया है। और बाहर अगर सेरीन भी आया है तो मतलब सेरीन पहले अंदर था, तो हम प्रूफ कर देंगे कि देखिए जो इनसाइड आउट वेसिकल है, हमने जब उसको PSE से ट्रीट किया तो फोस्फेटाइडल सेरीन मिला है, मिला है यानी पहले वो अंदर रहा होगा तभी तो बाहर आया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आरबीसी को इनसाइड आउट वेसिकल में बनाएंगे, फिर हम ट्रीट करेंगे PSE से, और फिर क्रोमेटोग्राफी करके हम उसे सेपरेट कर लेंगे, तो हमारा आंसर ए ही हो जाएगा। आरबीसी को ओस्मोलाइज करा, राइट साइड आउट से तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे तो ये पहले भी था तो इसका कोई फायदा नहीं है। आरबीसी को ट्रीट करेंगे PSE से, कोई फायदा नहीं, क्योंकि PSE अंदर जा ही नहीं पाएगा तो वो सेरीन को तोड़ नहीं पाएगा, तो इससे कोई फायदा नहीं है, अगेन इससे भी कोई फायदा नहीं है। सो बी, ए इज द राइट आंसर। डन एवरीवन, समझ गए हो? हाँ जी बताएं। हाँ हाँ बिल्कुल, समझ गए। मुझे लगता है सब इस क्वेश्चन में अटके थे। अब एक बात देखो ना आप, एक बात देखो, अगर पहले ही PSE से ट्रीट कर दोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो अंदर थे बाहर थे। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था ना कि इनसाइड आउट है, आउटसाइड आउट, इनसाइड आउट है, राइट साइड आउट है, उससे हम पता कर सकते हैं। डन एवरीवन? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये आया है आपका फ्रैप टेक्निक से, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। सही करके फिर गलत कर दिया, ओके। फ्रैप टेक्निक से क्वेश्चन है,
ठीक है, और बताएंगे? चलो देखते हैं। यूजिंग द फ्रैप टेक्निक, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ 3 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, 3 प्रोटीन है, M1 है, M2 है एंड है M3। डिफ्यूजन कोफिशिएंट किसका कितना दिया है? इसका दिया है कि ये 1 माइक्रोमीटर पर सेकंड डिफ्यूज रेट है इसका, मतलब ये 1 सेकंड में इतना डिफ्यूज होता है। M2 0.05 माइक्रोमीटर पर सेकंड डिफ्यूज होता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मूव करता है। और ये 0.005 माइक्रोमीटर पर सेकंड है रिस्पेक्टिवली। कंसिडरिंग द फ्लूइड मोजेइक नेचर ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन and relationship of structural organization of integral membrane protein with diffusion coefficient, which protein will have highest number of integral membrane domain। आपको बताना है तीनों प्रोटीन में से कौन सा प्रोटीन है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन है, ऐसे पूछा हुआ है। तो आपको याद होगा हमने फ्रैप टेक्निक में पढ़ा था, FRAP, फ्रैप टेक्निक में हमने पढ़ा था कि जो जितना भारी होगा वो उतना ही कम डिफ्यूज करेगा और जो जितना हल्का होगा वो फटाफट डिफ्यूज कर लेगा। तो उसमें देखो कौन किसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट सबसे ज्यादा है। जिसका सबसे ज्यादा है मतलब वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है मतलब वो उतनी ही बार मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। अब देखो सबसे स्लो कौन है, क्या लगता है कौन सबसे स्लो है? M3 स्लो है, क्योंकि M1 1 सेकंड में 1 माइक्रोमीटर मूव कर जा रहा है, M2 0.05, M3 बहुत ज्यादा समय लगा रहा है, मतलब वो 1 सेकंड में केवल 0.005 ही मूव कर पाया है। इसका मतलब ये काफी भारी रहा होगा, और भारी का मतलब है इसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन रहे होंगे। सो आपका आंसर M3 हो जाएगा। M3 समझ गए हो ना? समझ गए हो? हाँ, इसका जो कोफिशिएंट है वो सबसे लो है। जिसका जितना कोफिशिएंट लो होगा यानी वो उतना ही धीरे भाग रहा है। धीरे भाग रहा है मतलब भारी है, भारी है मतलब मेम्ब्रेन को बहुत बार क्रॉस कर रहा होगा, है ना? सो आंसर इज सी। ओके एवरीवन, चलिए तो बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप सारे एक बार ट्राई करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बाकी हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, पीडीएफ को मैं भेज दूंगी, सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे। नहीं बनेंगे तो नेक्स्ट क्लास में पहले इन क्वेश्चन को देखेंगे और फिर अपने नए टॉपिक पर बढ़ेंगे। डन एवरीवन? अच्छा, मुझे एक बात और बतानी थी, आपने कुछ एग्जाम्पल पूछे थे ना मुझसे अभी कि जो एंटी पोर्टर हो और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हो, वो मैंने ढूंढ लिए हैं, आपको मैं लिखवा देती हूँ। यहां तक हमने सेकेंडरी एक्टिव में सिम्पोर्टर तो पढ़ लिए थे, एंटी पोर्टर भी पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कि एंटी पोर्टर है, जो कि एंटी पोर्टर है, इसमें एक एग्जांपल है आपका NCX यानी सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। मतलब नाम से इंडिकेशन है, क्या कर रहा होगा? सोडियम ग्रेडियंट को यूज करके कैल्शियम को मूव कर रहा है। ये देखिए
ये अपनी मेम्ब्रेन है, हमें पता है कि यहां सोडियम होते हैं ज्यादा, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और यहां कैल्शियम है आपके, कैल्शियम यहां पर हाई है, ठीक है। तो यहां सोडियम को इस तरीके से मूव करेगा लो कॉन्सेंट्रेशन में, और यहां से जो कैल्शियम है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, उनको लेके जाता है इधर साइड, ठीक है। डन। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। एक आपका एग्जाम्पल है NHE, इसमें दिया गया है एग्जाम्पल सोडियम H पॉजिटिव एक्सचेंजर। ये भी सोडियम के ग्रेडियंट को यूज करता है, सोडियम के ग्रेडियंट को यूज करेगा और H पॉजिटिव को एंटीपोर्ट करेगा। डन। ये दो एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, ठीक है। साइबा ने स्कोर किया है 17 आउट ऑफ 21। बाकी आप लोगों ने कितना किया है? हाँ जी, चलिए, तो बाकी क्वेश्चन सब मैंने दे दिए हैं आपको होमवर्क के लिए। मेक श्योर बिल्कुल आराम से बैठकर सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे और सोल्व करोगे। जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगे उसको मार्क कर लेना। कल अपना नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, उससे पहले इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाएगा ताकि आप चेक कर सके कि आपका सही हुआ है या गलत हुआ है। ओके एवरीवन, नहीं गुंजन, टेस्ट अपलोड नहीं हुआ है। टेस्ट का टेस्ट का स्केड्यूल बना रहे हैं ताकि तीनों टेस्ट अच्छे से अरेंज हो जाएं और फिर आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज, जिससे क्वेश्चन पहले नहीं बनते थे, अब बनने शुरू हो गए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सेल ऑर्गेनेलीज। चलिए ठीक है, तो फिर ठीक है। शॉर्ट नोट्स में तो आज कुछ नहीं है किरण, ज्यादातर हमने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए हैं और बाकी जो मैंने बताए हैं वो सब आपको लिखना ही है। तो आज शॉर्ट नोट्स को डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन ही है। कुछ लगे कि क्वेश्चन में नई इंफॉर्मेशन है तो वो नोट्स में ऐड कर लेना। परसों क्या है? हाँ, परसों क्लास होगी आपकी, संडे की छुट्टी है बस। हालांकि परसों मुझे घर जाना है, लेकिन आपकी क्लास सुबह हो जाएंगी मेरी दोनों, 8 बजे 11 बजे, और शाम को रख लेंगे गोल्डी मैम की। बस संडे का ऑफ रहेगा, बाकी दिन क्लासेस रहेंगी। ओके, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल 11 बजे। तब तक ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।